नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। देख लेते हैं कि आज सोमवार सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से किस प्रकार के संकेत मिलते हुए दिख रहे हैं। तो मिले जुले संकेत यहां पर नजर आ रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी इसने थोड़ी निचले स्तरों से रिकवरी दिखाई है, 16,500 के ऊपर निकला है और अब 75-76 अंकों की ही कमजोरी यहां पर दिखाई दे रही है। सिमिलरली जापानीज मार्केट की बात करें तो शुरुआत थोड़ी सी डगमगाते हुए हुई, कमजोर हुई, लेकिन वहां से ये भी अब रिकवरी के संकेत दे रहा है। 28 अंकों की ही कमजोरी यहां दिख रही है। कोरियाई बाजार की बात करें या बाकी मार्केट्स भी जो धीरे धीरे खुल रहे हैं, वो कुछ यहां पर दायरे में लेकिन फ्लैट टू पॉजिटिव रुझान के साथ खुलते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं डाउ नैस्डैक फ्यूचर्स की बात करें, हरे निशान पर यहां कारोबार होता हुआ दिख रहा है। 75-76 अंकों की स्ट्रेंथ डाउ फ्यूचर्स में, तो नैस्डैक फ्यूचर्स भी 40 अंक ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। लेकिन चिंता का सबब कच्चा तेल बन गया है। एक बार फिर से हमने $120-21 के लेवल के पार जाते हुए इसे देखा है और 3 महीने की ऊंचाई पर इसमें ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। सोने चांदी में पिछले हफ्ते का ही ट्रेड बरकरार है, दायरे का ट्रेड नजर आ रहा है। तो क्या कुछ हुआ है बीते हफ्ते, आज के ट्रिगर्स से देखा जाए, समझाने के लिए मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। खराब संकेत नहीं कहेंगे अगर हम कच्चे तेल को साइड में कर दें, इज दैट राइट? ठीक ठाक संकेत कह सकते हैं। एक्चुअली कच्चा तेल तो ऑफ कोर्स एक चिंता बना ही हुआ है, बट उसके अलावा कुछ ऐसा नेगेटिव नहीं है। इनफैक्ट तेल भी इतनी तेजी से ऊपर क्यों जा रहा है, ये भी एक सरप्राइज है, क्योंकि सऊदी ने इवेंचुअली तो कहा है कि हम आउटपुट बढ़ाने जा रहे हैं, ओपेक ने कहा है ये, बट फिर भी कच्चे तेल का इम्पैक्ट तो डेफिनेटली एक सेंटिमेंट डैम्पनर की तरह से आप कह ही सकते हैं। बट इसके अलावा भी बाजार से जो संकेत हैं वो ठीक ठाक हैं। कुछ अहम इवेंट्स हैं शायद इस हफ्ते हमारे आगे, जिसकी वजह से बाजार थोड़े इस समय कॉशियस आपको होते हुए दिख रहे हैं। तो पहले मैं आपको इवेंट्स पे बता देता हूँ। आज सुबह जो आपने सुस्ती है वो तो दिखाई दी, साउथ कोरिया के बाजार आज बंद भी हैं, बट यूएस का इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है, तो उस पर नजर रखनी पड़ेगी, काफी इंपॉर्टेंट है। अगले हफ्ते यूएस फेड की पॉलिसी भी है, साथ ही कंज्यूमर सेंटिमेंट डेटा भी आएगा। जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, क्या उसका कंज्यूमर सेंटिमेंट पर इंपैक्ट आ रहा है कि नहीं, ये भी हमें पता चलने वाला है। चीन का इन्फ्लेशन डेटा आएगा, ईसीबी की पॉलिसी आएगी, जापान और यूरोपियन यूनियन का जीडीपी डेटा आएगा, हमारी खुद की आरबीआई की पॉलिसी आने वाली। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेटा लाइंड अप हैं इस हफ्ते, तो शायद उससे पहले इन्वेस्टर्स थोड़ा कॉशियस मूड में आपको आते हुए दिख रहे हैं। और ये आपको दिखा भी जहां तक फ्राइडे का एक्शन है अमेरिकी बाजारों में, तो हमने देखा कि जो रिबाउंड रैली आ रही थी यूएस में, उस पर एक ब्रेक लगते हुए दिखा। करीब 350 अंक फिसल कर डाउ बंद हुआ है, 1% की गिरावट आपको आते हुए दिखी। S&P 500 1.5% नीचे था, वहीं नैस्डैक पर आपने 2.5% की भारी गिरावट देखी। और अगर आप एनर्जी सेक्टर को निकाल दें तो फिर बाकी सारे सेक्टर्स में आपने फ्राइडे के एक्शन में दबाव बनते हुए देखा। तो थोड़ा फ्राइडे में रोटेशन अमेरिकी बाजारों में जरूर आपने होते हुए देखा है। एक चिंता बनी है कि जो डेटा आ रहा है, इकोनॉमिक डेटा, वो काफी मजबूत है। तो ये तो वैसे अच्छी बात है कि डेटा अच्छा आ रहा है, बट फिर वही है कि डर बनने लगता है कि क्या इसके वजह से फेड जो अपने अग्रेसिव रेट हाइक्स करने वाला है वो वापस नहीं लेगा, तो बना रहेगा उस अग्रेसिव रेट हाइक पर। तो उसकी भी थोड़ी चिंता है, और वो हमने बॉन्ड यील्ड्स में सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट होते हुए देखी। पिछले हफ्ते की शुरुआत में अमेरिकी बॉन्ड यील्ड 2.75% पर थी, अब वो बढ़कर 2.95% पर आ गई, यानी कि वापस वो 3% की रेंज पर जाती हुई दिख रही है। तो चिंता यही है, क्योंकि डेटा इतना मजबूत है, कंजम्पशन इतना स्ट्रांग है, तो क्या फेड को जो अपना अग्रेसिव रेट हाइक पाथ उन्होंने बोला हुआ है वो मेंटेन कर पाएगा, और वैसा ही आप होते हुए देख रहे हैं। तो बॉन्ड यील्ड बढ़ी है। सर गुड मॉर्निंग। साथ ही हमने आते हुए देखा है कि यूएस का जो डेटा आया है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, वहां पर मई के महीने में हमने देखा कि लगभग 4 लाख नई जॉब्स जुड़ती हुई दिखी हैं, और जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 3.6% पर है। तो ये काफी अच्छा है, अनुमान से बेहतर आंकड़े आते हुए दिखे हैं, जो मजबूत डेटा की मैं बात कर रहा हूं। बॉन्ड यील्ड बढ़ने से ऑफकोर्स आईटी शेयर्स में हर बार नेगेटिव इंपैक्ट आता ही है, तो इसलिए हमने देखा नैस्डैक 2.5% फिसला, मेटा और एप्पल जैसे शेयर्स 4% नीचे थे, अल्फाबेट 3% नीचे था। टेस्ला में हमने 9% की गिरावट देखी है, क्योंकि इलॉन मस्क साहब ने कहा है कि 10% वर्कफोर्स को उन्हें काटना पड़ेगा आगे जाकर, और उन्होंने यूएस इकोनॉमी पर भी चिंता जताई है। तो थोड़े 1-2 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से फ्राइडे में आपने गिरावट देखी, बट क्योंकि ये हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट है बाजारों के लिए, इसलिए आप थोड़ा कॉशियस मूड इस समय बनते हुए देख रहे हैं। यूरोप में भी हमने सुस्ती बनती हुई देखी, और जैसा आप बता ही चुकी हैं 3 महीने की ऊंचाई पर है कच्चा तेल। सऊदी अरामको ने रेट्स बढ़ाए हैं हमारे लिए, तो ये परेशानी की बात है, अनुमान से ज्यादा बल्कि रेट्स बढ़ाए। पता था रेट्स बढ़ाएंगे, बट अनुमान से ज्यादा बढ़ाए, तो ये एक चिंता का विषय जरूर हमारे लिए बनते हुए दिख रहा है। सोना चांदी सुस्त है, डॉलर इंडेक्स वापस मजबूत हो रहा है, तो उसका भी क्या इंपैक्ट होता है ये भी देखना पड़ेगा। तो ओवरऑल कुछ ऐसे बड़े नेगेटिव संकेत नहीं है, बट हाँ इंपॉर्टेंट हफ्ता है बाजारों के लिए। चलिए, नेगेटिव नहीं होना भी दीपांशु एक तरह से पॉजिटिव ही है। बहरहाल शुक्रिया आपका वो पूरी डिटेल रखने के लिए। इससे पहले हम आगे बढ़े, देख लेते हैं शुक्रवार को यानी बीते हफ्ते संस्थागत निवेशकों की तरफ से प्रदर्शन कैसा देखने को मिला। तो कहानी अभी भी वही है, कैश स्पेस में खासतौर से एफआईआईज की जो बिकवाली है
है वो लगातार जारी है। 3,771 करोड़ के आसपास की बिकवाली देखी, लेकिन बाजार को सपोर्ट देने का काम लगातार घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से बना हुआ है। खरीदारी 4 डिजिट्स में देखने को मिली, 2360 करोड़ के पार। और हम यहाँ पर इंडेक्स बाइंग की अगर बात करें, फंड्स की बात करें, तो यहाँ पर भी एफएनओ स्पेस में एफआईआईज ने सपोर्ट दिखाया है अच्छा खासा। 7,370 करोड़ के आसपास की खरीद हमने बनती हुई देखी है। तो जिस तरह के संकेत हैं, इन सब के बीच हमारे मार्केट्स आज किस प्रकार से ट्रेड करेंगे, क्या रणनीति अपनानी है, ट्रेडिंग लेवल्स क्या होंगे, सब बताने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग। देखा जाए तो कोई खराब संकेत फिलहाल ग्लोबल मार्केट से ऐसे चिंताजनक नहीं दिखाई दे रहे हैं। कच्चा तेल है, उस पर नजर तो बरकरार है। इसके मद्देनजर सर सोमवार सुबह निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिए क्या रेंज होगी सर, और क्या रणनीति अपनाएं? गुड मॉर्निंग। यहाँ देखिए मिले जुले संकेत थोड़े से हल्के कमजोरी की तरफ, जहाँ अमेरिकी बाजारों में थोड़ी कमजोरी हमें उम्मीद से ज्यादा हुई है। दूसरी तरफ एफआई की बिकवाली के आंकड़े हैं ही, और लगातार 3 दिनों तक हम 16,700 के ऊपर क्लोजिंग देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। वहीं से एकदम परफेक्ट लेवल से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती रही है। तो इस प्रॉफिट बुकिंग में हम हल्का फुल्का करेक्शन देखेंगे, और इस करेक्शन के बाद बाजार फिर से अपनी चाल पकड़ने की कोशिश करेंगे। अब इस करेक्शन में हम कितना नीचे जा सकते हैं, तो जहां से हमने एक ब्रेकआउट दिया था 16,200 से 16,300 की रेंज में एक काफी वक्त बिताया, वहां से हमने एक बड़ा उछाल दिखाया था। तो एक बार हो सकता है उस रेंज के आसपास जाने की कोशिश करे बाजार इवेंचुअली अगले 1-2 दिनों में। जैसा दीप भी बता रहे थे कि पूरा हफ्ता खबरों से भरा हुआ है, तो खबरें ढेर सारी है और उन खबरों के हिसाब से हमें एक्शन देखने को मिलेगा। तो मेरा ये मानना है आज के जहाँ तक रेंज का सवाल है, निचले स्तरों पर 16,350 से 16,425 ये वो रेंज है जो मजबूत सपोर्ट का काम करेगी और आसानी से टूटने वाली है नहीं। और अब वापस रिकवरी में 16,625 से 16,700 की रेंज ऐसी है जहां पर आपको मुनाफा वसूली आती हुई दिखेगी, प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखेगी, अगर ऊपर हम वहां तक पहुंचे तो। अब आइए बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, बैंक निफ्टी में भी थोड़ा सा कमजोरी का संकेत शुक्रवार के सेशन में आता हुआ दिखा है। इनफैक्ट पिछले 2 दिनों से बैंक निफ्टी थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है निफ्टी को, तो गिरने में हल्की सी वहां पर थोड़ी आगे रह सकता है। आपको याद होगा जब तेजी हुई तब भी बैंक निफ्टी की लीडरशिप आई, तो अगर करेक्शन होना है तो थोड़ा बैंक निफ्टी गिरने में हल्का सा आगे रह सकता है। अब इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो आज के लिए है वो हल्का फुल्का 35,100 के आसपास का है, जहां हम खुलेंगे। और अगर 35,000 के नीचे ट्रेड किया तो 34,600, 34,800 इम्पोर्टेंट सपोर्ट रेंज है जो बैंक निफ्टी होल्ड करने की कोशिश करेगा। जहां तक ऊपरी स्तरों का सवाल है, 35,600 से लेकर 35,750 ये वो रेंज है जहां तक बैंक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है, और वहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली आती हुई दिखेगी। जी, पॉइंट टेकन सर, थैंक यू सो मच हमारे दर्शकों को दिशा दिखाने के लिए। तो रेंज प्ले होगा, कुछ कमजोरी देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर आप रेंज में कारोबार करेंगे तो फिर इतनी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सर ने जो लेवल्स बताए हैं मैं रिपीट कर देती हूँ। 16,350, 425 ये सर को एक तगड़ी सपोर्ट रेंज दिख रही है। प्रोबेबिलिटी है कि इसके नीचे ना जाए। अपसाइड में 16,625 और 700 यही देखने वाली बात होगी कि आज निफ्टी 16,700 को पार करके ऊपर टिक पाता या नहीं। सिमिलरली बैंक निफ्टी के लिए सर ने कहा 34,600 से 800 ये आज एक सपोर्ट रेंज का काम करेगा, और अपर बैंड 35,600 से 750 का बैंक निफ्टी में बनता हुआ दिख रहा है। तो चलिए ब्रॉडर मार्केट, ब्रॉडर इंडाइसेस में किस तरह का मूड मिजाज रहेगा ये हमने आपको बता दिया, लेकिन खबरों के दम पर स्टॉक्स में, सेक्टर्स में भी एक्शन भरपूर रहने वाला है। इसकी पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी अरमान इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अरमान गुड मॉर्निंग, बताइए आज मॉर्निंग के लिए कौन से अहम ट्रिगर्स पर नजर रखनी है, सेक्टर्स, स्टॉक्स कौन से एक्शन में रहेंगे, कहां बड़े इवेंट्स हैं? बिल्कुल, सबसे पहले आज ध्यान रखिएगा क्योंकि जो आज 3 दिन की एमपीसी की जो मीटिंग है वो आज से चालू होने वाली है, क्योंकि जो आरबीआई की पॉलिसी है वो 8 जून को है। एक्स डेट्स है मेरे पास कुछ, जिसमें ऑरबिंदो फार्मा इंटरिम डिविडेंड 4.5 का, वरुण बेवरेजेस बोनस इश्यू 1:2 का, गैलेंट इस्पात जो अमालगमेशन के अलॉटमेंट है शेयर्स के वो हो जाएंगे आज। शुगर स्टॉक्स पर ध्यान रखिएगा, प्राज इंडस्ट्रीज और ओएमसीज पर ध्यान रखिएगा, जिसमें भारत में जो हमारे प्रधानमंत्री है उन्होंने ये कहा है कि जो 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग का है वो तो हमने लक्ष्य पार कर लिया है, और ये भी जो हमारे तय समय था उससे 5 महीने पहले हमने पूरा कर लिया है। कोयला मंत्री का बयान आया है कि FY23 में उनका कहना है कि 58 ब्लॉक जो कोल ब्लॉक्स है उनको शुरू करने की उम्मीद है, और इनके जरिए लगभग 13.83 करोड़ टन कोयला उत्पादन किया जाएगा। एनएमडीसी पर ध्यान रखिएगा, जिसमें आयरन ओर की कीमतें लगभग 20 से 25% कटौती की रिपोर्ट्स है, जो कि लंप ओर की कीमतें 1320 और
जो फाइन्स हैं उनके लगभग 1100। हिंडाल्को नाल्को पर ध्यान रखिएगा, जिसमें मलेशिया से इंपोर्ट होने वाले एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स में कहा गया है कि कोई भी उस पर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। टाटा स्टील लिमिटेड, जिसमें 28 जून को जो बोर्ड बैठक में डिविडेंड पर विचार किया जाएगा। पूनावाला फिनकॉर्प, जो मैग्मा फिनकॉर्प के शेयर में इंसाइडर ट्रेडिंग का मामला था, जिसमें जो सेबी ने एमडी अभय भूटाड़ा जी हैं उनको जो प्रतिबंध लगाया था वो वापस ले लिया गया है। मैन इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान रखिएगा, जिसमें यूएस में 551 बेशोर के साथ कंपनी ने करार कर लिया है और ये लग्जरी प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए करार किया गया है। वी गार्ड इंडस्ट्रीज, जिसमें एसबीआई म्यूचुअल फंड ने लगभग 0.14% हिस्सेदारी खरीदी है और ये 2 जून को ओपन मार्केट में खरीदी है। उसी के साथ में अंत में प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजर्स, जिसी का हाल ही में आईपीओ आया था, जिसमें प्रमोटर ग्रुप ने लगभग 0.63% हिस्सेदारी खरीदी है और उनकी अब कुल हिस्सेदारी बढ़कर 57.81% से बढ़कर 58.44% हो चुकी है। पॉइंट टेकन अरमान, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और स्टॉक्स इन न्यूज़ की वो पूरी डिटेल रखने के लिए। आइए अब जान लेते हैं आज की ट्रेडिंग कॉल्स। चॉइस ब्रोकिंग के साथ शुरुआत करेंगे। आज इनकी तरफ से सन फार्मा में रिकमेंडेशन निकल कर आ रही है। फार्मा स्पेस की इस कंपनी का जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था शुक्रवार को 865 रुपए के आसपास था, तो खरीद की रिकमेंडेशन है। टारगेट 905 का है, स्टॉप लॉस 845 का आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अनराठी सिक्योरिटीज की रिकमेंडेशन आज HPCL खरीदने की है, 220 का स्टॉप लॉस, टारगेट 241 का। और एक्सिस सिक्योरिटीज, इनकी तरफ से आज 2 रिकमेंडेशंस है। पहली M&M फाइनेंस में है, यहाँ पर 186 के पास खरीद की रिकमेंडेशन है। इस स्ट्रैटेजी में 182 का स्टॉप लॉस लगाना है, 194 का आपको टारगेट प्राइस मिल जाएगा। और ट्रेंट भी खरीदने की ही सलाह इनकी तरफ से आ रही है, 1129 का भाव, स्टॉप लॉस 1105 के पास का लगाए और 1165 का आपको टारगेट इस स्ट्रैटेजी में देखने को मिल जाएगा। चलिए, आज के मार्केट में किस प्रकार की रणनीति आपको अपना के चलनी है, स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक क्या एक्शन है जहां पर नजर रखनी है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन अब जुड़ चुके हैं। नीलेश जी, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो यही बताइए, ब्रॉडर मार्केट्स में किस तरह की रणनीति अपनाएं, गिवन द फैक्ट कि कुछ मिले जुले से मिक्स बैग संकेत आ रहे हैं जो कि कमजोरी की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। वेरी गुड मॉर्निंग नेहा जी, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, इस हिसाब से फ्राइडे के सेशन में हमने ऊपरी स्तरों से सेलिंग प्रेशर देखा था। एक 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि निफ्टी में एक रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर रहा है, जो 16,750 के आसपास है। तो जब तक अब वो लेवल पार नहीं होते तब तक यहाँ से हमें एक कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। ऊपरी स्तरों से फिर से हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो अगर आज के सेशन में बाई चांस अगर ऊपर की लेवल हमें देखते हैं तो वहाँ पे एक सेल का ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए और इमीडिएट स्टॉप लॉस जो होगा वो होगा 16,650 का। इसलिए स्तरों पर 16,450 और 16,400 तक के लेवल फिर से टेस्ट होते हुए नजर आ सकते हैं। तो ओवरऑल फ्रेश खरीदारी तो अभी फिलहाल करने की अवॉइड करने की सलाह होगी और एक सेल ट्रेड ऊपरी स्तरों पर लिया जा सकता है। साथ ही बताइए, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहाँ दिख रहा है, कहाँ आपको लगता है कि आज कमाई के बेहतरीन मौके हमारे दर्शकों को मिल सकते हैं? बिल्कुल नहीं, देखिए दोनों ही साइड्स के मौके मिलेंगे। तो सबसे पहले बिकवाली का जो ट्रेड है वो है सीमेंस में बिकवाली करके चल सकते हैं 2380 के स्टॉप लॉस से 2300 तक के टारगेट के लिए। और वहीं खरीदारी करने की सलाह होगी इमामी लिमिटेड को। यहाँ पे एक बेहतरीन हाई टॉप एंड हाई बॉटम फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है, वीक बाजार में आउट परफॉर्म कर रहा है। इसे खरीद के चल सकते हैं 421 के स्टॉप लॉस से 445 के टारगेट के लिए। ओके, थोड़ा सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन पर भी बात कर लेते हैं। ये तो आपने बाय और सेल की रणनीति स्टॉक स्पेसिफिक दे दी। हमने देखा कि शुक्रवार को बहुत भारी उठापटक के बाद वैसे तो जो ब्रॉडर इंडाइसेस है नीचे बंद हुए, एकमात्र आईटी था, निफ्टी आईटी, जो बढ़त पे 30,000 के करीब बंद होने में कामयाब रहा। लेकिन जितने बाकी बड़े इंडाइसेस थे, निफ्टी ऑटो, मिड कैप स्पेस में भारी बिकवाली देखने को मिली, PSU बैंक, मेटल, प्राइवेट बैंक, सब में हमने प्रेशर देखा। क्या यहाँ पर इंडाइसेस में आपको कहीं खरीद के मौके हैं या आज के लिए अवॉइड? देखिए, इंडाइसिस में अगर फोकस करना है तो मेरे ख्याल से डिफेंसिव पे ही फोकस करना होगा। अमूमन हम यही देखते हैं कि बाजार में जब एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी होती है तो कहीं ना कहीं सेक्टर रोटेशन होता है। और अब जिस हिसाब से आईटी एक आउट परफॉर्मेंस साबित रहा था और आईटी में हम ऑलरेडी एक काफी अच्छा खासा करेक्शन पिछले कुछ हाल फिलहाल में देख चुके हैं। अब यहाँ पे इतने एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड टेरिटरी में है कि यहाँ से एक पुल बैक अभी भी ड्यू है और वो कंटिन्यू होना चाहिए। तो आईटी स्पेसिफिकली मिड कैप एंड स्मॉल कैप आईटी पे नजर रखनी चाहिए। वहाँ पे जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू होना चाहिए पॉजिटिव साइड में। उसके अलावा
निफ्टी फार्मा में भी हमने काफी अच्छा खासा दबाव देखा है, तो फार्मा पे भी नजर रखिए, यहाँ पे एक वैल्यू बाइंग हमें देखने को मिल सकती है। और लास्टली एफएमसीजी स्पेस भी अगर हम देखें तो वहाँ पे भी एक बेस फॉर्मेशन होता हुआ नजर आ रहा है, तो कुछ एक चुनिंदा एफएमसीजी स्पेस काउंटर्स में नजर रखनी चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि ओवरऑल जो हाई बीटा स्पेस है उसे फिलहाल अवॉइड कीजिए, फाइनेंशियल्स को अवॉइड कीजिए और डिफेंसिव पे लॉन्ग साइड में स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति पे फोकस करना होगा। ओके, क्या आप ऑयल एंड गैस एंड डायरेक्ट कमोडिटी लिंक्ड स्टॉक या सेक्टर्स को भी अवॉइड करने की सलाह देंगे? क्योंकि जहां तक तेल का सवाल है, हम देख रहे हैं एक बार फिर से कीमतें बढ़ी हैं, ऑलमोस्ट 3 महीने के हाइस पर हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। तो ऑयल स्पेस, ऑयल एंड गैस स्पेस के लिए क्या कोई स्पेसिफिक सलाह होगी? बिल्कुल नेहा जी, देखिए ऑयल एंड गैस पे जिस हिसाब से ब्रेंट क्रूड के अंदर फिर से उछाल आता हुआ नजर आ रहा है और क्लियरली ये फिर से एक दबाव क्रिएट कर सकता है, तो इस पर्टिकुलर स्पेस को भी फॉर द टाइम बिंग अवॉइड करें तो बेटर ही होगा। क्योंकि जिस हिसाब से ओवरऑल एचपीपीआईसी इन तीनों ही काउंटर्स का स्ट्रक्चर भी देखें तो कहीं ना कहीं वीक साइड में ट्रेड होते हुए नजर आ रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर क्षेत्र को भी फिलहाल के लिए अवॉइड करें। और मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं एक फिर से एक अनदर लेग ऑन डाउन साइड हमें ओवरऑल मार्केट में देखने को मिलेगा, और जब ये आएगा उसके बाद में फिर से फ्रेश खरीदारी के बारे में सोचना चाहिए। बट फिलहाल से जिस हिसाब से ऊपरी स्तरों से हमने फ्राइडे के सेशन में एक रिवर्सल देखा है, वो क्लियरली यही इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे लॉन्ग साइड में एग्रेसिव लॉन्ग बेट्स फिलहाल अवॉइड करें तो बेटर ही होगा। पॉइंट टेकन। नीलेश जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज इक्विटी स्पेस में किन जगह खरीदारी बनती है, किसे प्रेफर करके चल सकते हैं और किसको बिल्कुल आज के ट्रेड में अवॉइड करके चलना है। इक्विटी स्पेस के बारे में डिटेल तो हमने जान ली, लेकिन अब बारी आती है कमोडिटी मार्केट की। यहां पर भी एक्शन कम नहीं है और आज आपको किन किन पॉकेट्स पे नजर रखनी है, उस पर बात करने के लिए मोतीलाल ओसवाल के अमित सजेजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से कच्चा तेल तेजी पकड़ता हुआ दिखा रहा है, नॉर्थवर्ड रैली दिख रही है, लेकिन क्या इस रैली पर भरोसा किया जा सकता है? मैं ये इसलिए सवाल कर रही हूं क्योंकि एक तरफ तो ओपेक प्लस, इस पूरे समूह ने आउटपुट टारगेट बढ़ा दिया है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर ये भी है कि जब हम इसके ब्रेकअप पे नजर डालते हैं तो जहां सबसे ज्यादा बढ़ोतरी आउटपुट के लिहाज से एक्सपेक्टेड थी वो हुआ नहीं। रशिया को आपने अलायंस से बाहर किया नहीं। अल्जीरिया, माफ कीजिएगा, नाइजीरिया, अंगोला इस स्थिति में है नहीं कि वो अपनी आउटपुट में बढ़ोतरी कर सके। सप्लाई टाइटनेस की स्थिति बरकरार है। क्या माना जाए एक बार फिर से यहां से कीमतें बढ़ेंगी? जी बिल्कुल, जो आपने बताया कि बेसिकली जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ओपेक में वो लगभग इवनली किया है। ऐसा नहीं है कि सऊदी अरब या फिर यूएई ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है अकेले इसको बढ़ाने की, तो क्योंकि बाकी देश इस स्थिति में नहीं है कि इवनली जो प्रोडक्शन है उसे बढ़ा सकें, तो इसे मीट करना एक चैलेंज होगा इस कोटा को। और साथ ही साथ जो यूरोपियन देशों ने एक रेजोल्यूशन लिया है यूरोप से रशिया से जो इम्पोर्ट घटाने का, तो उसके चलते जो नेट इम्पैक्ट होगा वो अभी डेफिसिट ही होगा सप्लाई में, तो उसके चलते मार्केट लंबे नजरिए से तेजी की तरफ चाल चल रहा है। और मुझे लगता है कि वॉलेटिलिटी रहेगी, लेकिन जनरली एक बाय ऑन डिप्स का माहौल रहेगा। इस वजह से हम देख रहे हैं कि लगभग रिसेंट हाइस के आसपास ही डोमेस्टिक मार्केट्स में जो प्राइसेस हैं वो ट्रेड कर रही हैं। ओके, ये सवाल इसका दूसरा पार्ट ये है कि हमारे मार्केट्स में हमने देखा है कि 9000 के ऊपर, स्पेशली 9200 के ऊपर जब M6 पे कच्चा तेल जाता है तो टिक नहीं पाता, एक वहां से बाउंस आ जाता है। पहली वजह तो ये कि रुपया दायरे में है, कोई बहुत बड़ी कमजोरी या मजबूती नहीं दिख रही है, और डॉलर इंडेक्स भी है, थोड़ा चढ़ता है और फिर रिट्रेस कर लेता है। तो उस लिहाज से हमारे मार्केट में आने वाले समय में आप क्या रेंज देख रहे हैं क्रूड में? देखिए, जहाँ तक रुपए का भी सवाल है, ऐसा लगता है कि रुपये भी अपने ऑल टाइम हाई से कुछ ज्यादा नीचे नहीं है, 15 या 20 ऐसे ही यूएसडी आना नीचे चल रहा है। और ये पॉसिबल है कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के बाद एक बार फिर से हमें रुपये में भी डेप्रिसिएशन आता हुआ दिखे। तो इसके चलते मुझे लगता है ऑन द होल जो M6 क्रूड है, भारतीय बाजारों में जो क्रूड है वो दोबारा अपने ऑल टाइम हाइस के आसपास जा सकता है। शॉर्ट टर्म की भी बात करूँगा तो मुझे लगता है कि 9350 तक के स्तर भी हमें देखने मिल सकते हैं क्रूड में। तो मैं बाइंग की सलाह देना चाहूँगा। हालांकि जैसे मैंने कहा कि टिप्स ज़रूर मिलती हैं, वहाँ पर बाइंग करके चला सकता है। इंट्राडे बेसिस प्योरली अगर देखा जाए तो 9100 के नीचे या उसके आसपास मिले तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी। ओके, पॉइंट टेकन। सोने चांदी में क्या करें? दायरे में फंसती हुई ये कमोडिटी दिख रही है। लगा था पिछले हफ्ते कि थोड़ा ये कुछ रेंज ब्रेकआउट होगा, लेकिन हुआ नहीं, हम वापस 1850-55 पे अटक रहे हैं। जी,
क्रूड की तरह हम यहाँ पर भी देख रहे हैं कि जो गोल्ड भी है वो निचले स्तरों से बाइंग अट्रैक्ट कर रहा है। हालांकि ऊपरी तरफ हमें एक रेजिस्टेंस का माहौल दिख रहा है, लेकिन क्योंकि अभी हम ऑलमोस्ट 25 से 26 डॉलर करेक्ट हो चुके हैं अपने टॉप से, तो इन स्तरों से यहाँ से गोल्ड में दोबारा खरीदारी का एक मौका बन रहा है। और मुझे लगता है कि जो रिसेंट हाइज देखे गए थे वो रिटेस्ट होने की गोल्ड में संभावना बनी हुई है। वहीं पर चांदी रिलेटिवली बेटर परफॉर्म करेगी, ऐसा मेरा मानना है, और हम लगभग 63,200 से 300 तक के लेवल भी देख पाएंगे। पॉइंट टेकन। थैंक यू सो मच अमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कच्चे तेल, सोने चांदी में खासतौर से कहां कहां नजर रखने की जरूरत है। और जैसे कि अमित ने कहा कि सोने के मुकाबले चांदी वो एक बेहतर प्रोस्पेक्ट दिखा रही है, और चांदी में खरीदारी करके चले तो 63 के पार के भी लेवल गोइंग फॉरवर्ड यहां पर देखने को मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं FIR यानी FII इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट पर। देखते हैं किन शेयरों पर FII ब्रोकरेज ने दर्ज की है FIR। शुरुआत M&M से करेंगे। इस पर जो ब्रोकरेजेस की रिकमेंडेशन है वो आपके सामने रखते हैं। क्रेडिट स्विस आउट परफॉर्म का स्टैंस है, टारगेट 1050 का है। वहीं नोमुरा खरीद की सलाह दे रहे हैं 1308 के टारगेट के लिए। रिलायंस पर ब्रोकरेजेस की रिकमेंडेशन अब आपके सामने स्क्रीन पर। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट का स्टैंस है, टारगेट 3253 का है। नोमुरा न्यूट्रल स्टैंस लेकर चल रहे हैं और इन्होंने आगे का लक्ष्य 2850 का दिया। क्रेडिट स्विस इनका भी न्यूट्रल आउटलुक बन रहा है 2510 के टारगेट के लिए। JSW स्टील, इस पर नोमुरा ने रिड्यूस का स्टैंस सामने दिया है और टारगेट 500 का है। वहीं क्रेडिट स्विस की तरफ से अंडर परफॉर्म का आउटलुक है और टारगेट 425 का है। HUL पर CLSA का आउट परफॉर्म का स्टैंस है, टारगेट 2575 का दिया है। क्रेडिट स्विस ने भी आउट परफॉर्म का ही आउटलुक सामने रखा है 2550 के टारगेट के लिए। नोमुरा की तरफ से खरीद की रिकमेंडेशन है, 2575 का टारगेट है। अब आते हैं भारत फोर्ज की तरफ। यहां पर भी काफी सारे ब्रोकरेजेस की रिकमेंडेशन आई है। बैंक ऑफ अमेरिका अंडर परफॉर्म का स्टैंस है 520 के टारगेट के लिए। क्रेडिट स्विस आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं 903 के टारगेट के साथ। यूनाइटेड स्पिरिट्स पर जेपी मॉर्गन ओवरवेट स्टैंस लेके चल रहे हैं, हालांकि टारगेट इन्होंने थोड़ा सा काटा है, पहले 960 था अब 900 कर दिया है। मैक्वेरी अंडर परफॉर्म की रेटिंग है 640 का टारगेट। क्रेडिट स्विस न्यूट्रल स्टैंस लेके चल रहे हैं 900 के टारगेट के साथ। वहीं NMDC बैंक ऑफ अमेरिका की न्यूट्रल की का स्टैंस है, टारगेट इन्होंने घटाया है 146 कर दिया। क्रेडिट स्विस न्यूट्रल आउटलुक के साथ 175 का टारगेट। वहीं आपको बता देते हैं कि M&M फाइनेंस पर बैंक ऑफ अमेरिका खरीद की रिकमेंडेशन है, टारगेट 206। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट का आउटलुक है 225 का टारगेट। और अंत में क्रेडिट स्विस न्यूट्रल स्टैंस M&M फाइनेंस पे लेके चल रहे हैं 175 के टारगेट के साथ। चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिएगा लेकिन जी बिजनेस के साथ। ब्रेक के बाद हम आपके लिए पेश करेंगे ट्रेडर्स डायरी, जहां आपको मिलेंगे आज के लिए 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज।